आधुनिक भारत का इतिहास। 1857 का विद्रोह। विद्रोह की प्रकृति। 1857 के विद्रोह की प्रकृति पर विचारों में भिन्नता है। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों के लिए यह मात्र सिपाही विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार यह पूरी तरह एक देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, जिसका न तो कोई अपना नेता था और न ही जिसे लोगों का समर्थन प्राप्त था। हालांकि इस घटना की संपूर्ण तस्वीर नहीं है, जैसा कि इसमें सिपाहियों के अलावा आम लोगों के विभिन्न वर्गों ने भी भागीदारी की। सिपाहियों का असंतोष इस विप्लव का मात्र एक कारण था। 1857 ईस्वी में हुए इस विद्रोह के संपूर्ण घटनाक्रम पर सूक्ष्म दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि यह एक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत स्वतंत्रता संघर्ष था, परंतु कुछ अंग्रेज इतिहासकारों और उनके समर्थक भारतीय इतिहासकारों द्वारा इसे सैनिक विद्रोह अथवा गदर की संज्ञा प्रदान कर इसके महत्व को कम करने की कोशिश की जाती है। फ्रेड रॉबर्ट्स, एडवर्ड टॉमसन, जीटी गैरेट, सर जॉन सीले, जेम्स आउटरम, विलियम हावर्ड रसेल, जीबी मैलिसन आदि पाश्चात्य इतिहासकारों के साथ साथ रमेश चंद्र मजूमदार, सुरेंद्रनाथ सेन, हरिप्रसाद चट्टोपाध्याय, पूरनचंद जोशी आदि भारतीय इतिहास 1857 के विद्रोह को सैनिकों द्वारा छोटे स्तर पर किए गए विद्रोह के रूप में व्याख्यायित करते हैं। इनका मानना है कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का सर्वथा अभाव था। दूसरी ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर, S.A.A. रिजवी, बेंजामिन डिज़रेली, जस्टिस मैकार्थी, जॉन ब्रूस नॉर्टन, बिपिन चंद्र आदि जैसे इतिहासकार 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम संघर्ष की संज्ञा दी है। इनका मानना है कि वर्ष 1857 का आंदोलन जनजीवन से संपृक्त भारत से विदेशी आतताइयों को निकालने के उद्देश्य से संबद्ध तथा एक संगठित और सुनियोजित कार्यक्रम था। 1857 का संग्राम यदि सैनिक विद्रोह मात्र था तो उसमें सिर्फ सैनिकों ने ही भाग क्यों नहीं लिया। मेरठ से उठी क्रांति की लहर ने 2 दिनों के भीतर ही दिल्ली को भी अपनी चपेट में ले लिया। वस्तुतः विद्रोह में ग्रामीण और शहरी जनता सम्मिलित थी। हाँ, क्रांति की शुरुआत सैनिकों ने की थी। वर्ष 1857 के विप्लव में क्रुद्ध सिपाहियों के साथ साथ अंग्रेजों के अत्याचार से क्षुब्ध जनसाधारण ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। इसलिए इसे मात्र सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना युक्तिसंगत नहीं है। डॉक्टर के दत्ता 1857 के विद्रोह को एक अवसर के तौर पर समझते हैं, जिसका कुछ असंतुष्ट राजाओं एवं भूमिपतियों ने लाभ उठाया, जिनके हित नवीन राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित हुए थे। इस कारक ने इसे कुछ क्षेत्रों में लोकप्रिय विद्रोह का संदर्भ प्रदान किया। यह विद्रोह कभी भी स्वरूप में सभी भारतीयों का विद्रोह नहीं था, लेकिन यह स्थानीय, सीमित एवं क्षीण रूप से संगठित था। इस आंदोलन में विद्रोहियों के विभिन्न वर्गों के बीच संसक्ति तथा उद्देश्य की एकता का अभाव था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध में 1857 के विद्रोह की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के सुनियोजित युद्ध के रूप में व्याख्या की। डॉक्टर S.N. सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में विद्रोह को धर्म के लिए युद्ध के तौर पर शुरू होना माना, जिसका अंत स्वतंत्रता के युद्ध के रूप में हुआ। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने इसे न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय विप्लव माना और न ही स्वतंत्रता का युद्ध, जैसा कि देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित रहा और लोगों के कई वर्गों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार 1857 का विद्रोह विदेशी और सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध सैनिक किसान का संयुक्त लोकतांत्रिक संघर्ष था। हालांकि यह मत जांच के प्रकाश में कहीं ठहर नहीं पाता, जैसा कि विद्रोह के नेता स्वयं सामंती पृष्ठभूमि के थे। 1857 के विद्रोह को वर्गीकृत करना आसान नहीं है, जबकि कोई भी L.E.R. रीस जैसे विचारों, जिन्होंने माना कि यह कट्टर धर्मवादियों द्वारा ईसाइयत के विरुद्ध युद्ध था, या T.R. होम्स, जिन्होंने इसे सभ्यता एवं पाश्विकता के मध्य संघर्ष के रूप में देखा, जैसे विचारों को सिरे से नकार सकता है।
यद्यपि कोई भी अभी तक इसे स्वतंत्रता के युद्ध के तौर पर स्वीकार नहीं कर सका है। इसने राष्ट्रवाद एवं साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं का बीजारोपण किया, लेकिन एकल राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवादिता की अवधारणा 1857 के विद्रोह की देन नहीं थी। कहा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का भारतीयों का प्रथम महान प्रयास एवं संघर्ष था। स्वतंत्रता की भावना से उद्वेलित हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों का सम्मिलित होकर विदेशियों को अपने देश से निकालने का पहला प्रयास 1857 ईस्वी में ही हुआ। इसलिए 1857 की क्रांति को भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम का प्रथम उद्घोष कहना सर्वथा युक्तिसंगत है। इसने ब्रिटिश शासन के प्रति स्थानीय विरोध की परंपरा को स्थापित किया, जिसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन हेतु मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ तक कि इस विचार को कुछ इतिहासकारों ने संदेह के घेरे में खड़ा किया, जिसका मानना था कि 1857 के पहले के विद्रोह भी विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए समान रूप से गंभीर थे, लेकिन उन्हें 1857 के विद्रोह जैसा समर्थन नहीं मिला। हालांकि एस.बी. चौधरी ने पाया कि विद्रोह 1857 विदेशी शक्ति को चुनौती देने के लिए विभिन्न वर्गों के लोगों का पहला संयुक्त प्रयास था। विद्रोह के परिणाम 1857 के विद्रोह की असफलता के बावजूद इसने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को गहरा आघात पहुंचाया। विद्रोह के बाद के ब्रिटिश शासन की संरचना और नीतियों को भारी फेरबदल किया गया। 1857 के विद्रोह के पश्चात पहला मुख्य परिवर्तन यह था कि भारत का शासन 1858 अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। अब भारत के लिए राजकीय सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसे एक परिषद द्वारा सहयोग प्राप्त होगा, भारत में शासन के लिए जिम्मेदार था। पहले यह अधिकार कंपनी के निदेशकों के पास होता था। दूसरा मुख्य परिवर्तन सेना में किया गया। भविष्य में भारतीय सिपाहियों द्वारा कोई भी विद्रोह न हो, इसके लिए कई कदम उठाए गए। इसके अंतर्गत यूरोपीय जवानों की संख्या बढ़ा दी गई और बंगाल की सेना में 2 भारतीय सिपाहियों पर 1 यूरोपीय, बंबई और मद्रास की सेनाओं में 5 भारतीय सिपाहियों पर 2 यूरोपियों को नियुक्त किया गया। यूरोपीय फौजों को प्रमुख भौगोलिक एवं सैन्य स्थितियों में रखा गया। सेना की प्रमुख शाखाओं जैसे तोपखानों को केवल यूरोपीय हाथों में सौंपा गया। सेना के भारतीय वर्ग का संगठन फूट डालो राज करो की नीति पर आधारित था। जवानों में राष्ट्रीय भावना न जागे, इसलिए जाति, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंटों की स्थापना हुई। फूट डालो और शासन करो की नीति को सामान्य जनता ने भी लागू किया। क्योंकि अंग्रेजों ने यह सोचा कि विद्रोह का षड्यंत्र मुसलमानों द्वारा रचा गया था, इसलिए इन्हें कठोर दंड दिए गए और इनके साथ लोक नियुक्तियों एवं कई अन्य क्षेत्रों में भेदभाव किया गया। इस नीति को बाद में उलट दिया गया और मुसलमानों के लिए एक विलंबित प्रशासन की शुरुआत हुई। 19 सदी के अंत में मुसलमानों को हिंदुओं से बेहतर सुविधा देने की योजना बनाई गई, जिससे कि भारतीयों में भेदभाव उत्पन्न करके आंदोलन को कमजोर किया जा सके। इन नीतियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समस्याएं पैदा की और सांप्रदायिकता के विकास में योगदान दिया। ब्रिटेन की महारानी की घोषणा के अनुसार रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन किया गया। विलय की पूर्व नीति को छोड़कर शासकों को उत्तराधिकारी चुनने में अवसर मिला। यह उन देशी शासकों को उपहार स्वरूप मिला जो विद्रोह के समय अंग्रेजों के साथ थे। हालांकि भारतीय शासकों का यह अधिकार एक निश्चित क्षेत्रों में पूरी तरह ब्रिटिश अधिकार के अधीनस्थ कर दिया गया और उनको सुविधा आश्रितों में परिवर्तित कर दिया गया। ब्रिटिश शासन ने भारत में लोगों के सामाजिक कृत्यों एवं धार्मिक प्रथाओं को सम्मान देने का निर्णय किया। अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों को विश्वास दिलाया कि आगे क्षेत्रीय विस्तार नहीं होगा। अंग्रेज़ों ने भूपतियों, जमींदारों, राजकुमारों के संरक्षण की नीतियां बनाईं ताकि अपनी स्थिति को इस देश में अधिक मजबूत बना सकें। दरअसल 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के वास्तविक प्रतिक्रियावादी स्वभाव को धरातल पर ला दिया। अधिकतर भारतीयों को यह एहसास हो गया कि भारत में ब्रिटिश शासन वास्तविक रूप में जनविरोधी था और यह निश्चित रूप में दमनकारी और उनके देश के हित का विरोधी था। भूमि के लिए निर्धारित लगान और समय की गारंटी के लिए एक नवीन कृषि नीति प्रस्तुत की गई। इस नीति ने किसान को बोझिल भूमि बंदोबस्त और राज्य की अत्यधिक कर मांग से मुक्ति प्रदान की। स्थानीय सरकारों को करारोपण की कुछ मदों को सौंपकर वित्तीय व्यवस्था को भी विकेंद्रीकृत किया गया। विद्रोह के पश्चात यद्यपि अंग्रेजों ने अपने शासन का विस्तार नहीं किया, तथापि ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। अंग्रेजों ने शिक्षित मध्य वर्ग का विरोध करने और भूमिपतियों तथा राजकुमारों का समर्थन करने की नीति अपनाई। दीर्घकाल में यह नया ब्रिटिश दृष्टिकोण
उसके साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। जैसा कि इस कारण शिक्षित मध्य वर्ग में कुंठा की भावना बलवती हुई और परिणाम स्वरूप जल्द ही आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। श्वेत विद्रोह, व्हाइट म्यूटिनी। शक्ति का हस्तांतरण के संदर्भ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को कंपनी के अधीन नियोजित यूरोपियन सैनिकों के एक वर्ग ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को व्हाइट म्यूटिनी नाम दिया गया है, जिसके उत्पन्न होने के कई कारण थे। 1861 से पूर्व भारत में दो पृथक सैन्य बल थे जो ब्रिटिश शासन के अधीन संचालित किए जाते थे। एक क्वीन आर्मी, रानी की सेना, और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सैन्य बल था। कंपनी के अधीन सैनिकों को भत्ते, एक ऐसा अतिरिक्त भुगतान जिसे भारत से बाहर होने वाले अभियानों में जाने के लिए दिया जाता था, का भुगतान किया जाता था, लेकिन क्वीन आर्मी के अंतर्गत सैनिकों को यह नहीं दिया जाता था। शक्ति हस्तांतरण के पश्चात यह भत्ता बंद कर दिया गया। शक्ति हस्तांतरण को लेकर कानून की लॉर्ड कैनिंग द्वारा वैधानिक व्याख्या ने भी प्रभावित यूरोपीय सैनिकों को भड़काया। व्हाइट म्यूटिनिटी को भारत में पहले से दयनीय ब्रिटिश स्थिति के लिए एक शक्तिशाली खतरे के रूप में देखा गया, जिससे भारत में अभी भी उत्तेजित लोगों के बीच नवीन विद्रोह प्रेरित हो सकता था। यूरोपीय सेनाओं की मांग में बोनस को सूचीबद्ध करना या उन्हें दायित्व मुक्त करना शामिल थे। अंततः सैनिकों की मांग को स्वीकार कर लिया गया और उन्होंने घर वापस जाने का विकल्प चुना। सेना विलय योजना 1861 ने कंपनी के यूरोपीय सैनिकों सेना को क्राउन के अधीन कर दिया। इसके अलावा भारत में यूरोपियन सेना को समय समय पर इंग्लैंड दौरे के माध्यम से बेहतर किया गया, जिसे लिंक्ड बटालियन योजना के नाम से भी जाना जाता है। जबकि भारत में यूरोपीय सेना के विस्तार में वृद्धि की गई। भारतीय सेना को घटाकर आधा कर दिया गया। सभी भारतीय आर्टिलरी इकाइयों, कुछ पर्वतीय बटालियनों को छोड़कर, को समाप्त कर दिया। सेना और तोपखाना विभागों में सभी पदों को यूरोपियों के लिए आरक्षित कर लिया गया। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक कोई भारतीय सैनिक किंग कमीशन के लिए योग्य होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था और एक नए भर्ती अंग्रेज अफसर को वायसराय कमीशन के माध्यम से भर्ती भारतीय अधिकारी से श्रेष्ठ माना जाता था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने ऐसी शिक्षा पद्धति को लागू किए जाने को प्रोत्साहित किया जिससे भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को भूल जाएं तथा पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकृष्ट हों। पाश्चात्य देशों के वैचारिक आंदोलन से भारत के लोगों को नई प्रेरणा मिली तथा वे लाभान्वित भी हुए, पर उन देशों की आडंबरपूर्ण जीवन पद्धति से भारतीयों का चरित्र बल भी समाप्त होने लगा। भारत के लोगों के साथ ऐसा होना अंग्रेजों के लिए सुखदायक था। अंग्रेजों ने भारत में आरंभ से गोरे और काले के आधार पर श्रेष्ठता और हीनता की भावना फैला रखी थी। 1857 की क्रांति के बाद तो प्रत्येक अंग्रेज भारतीयों से सावधान और अलग थलग रहने लगा। अंग्रेज़ों को ऐसा महसूस होने लगा कि भारतीयों से दूरी बनाए रखना ही उनके हित में है, क्योंकि नज़दीक आने से भारतीय अंग्रेज़ों के भेदों को जान लेंगे और उन्हें परेशान कर लगेंगे। क्रांति के दौरान अंग्रेज सतर्क हो गए और उस सतर्कता को उन्होंने लगभग हमेशा बनाए रखा। 1857 की क्रांति के परिणाम भारतीयों के पक्ष में भी रहे। भारतीयों के पक्ष में जो सकारात्मक परिणाम सामने आए वे हैं आत्मबल में वृद्धि। 1857 की क्रांति अपने लक्ष्य को तत्काल प्राप्त करने में असमर्थ रही, परंतु इस क्रांति ने भारतीयों के आत्मबल में वृद्धि की और उनकी सुषुप्त चेतना को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जागृत किया। अब भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना बलवती हो गई और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। इस समय से एक जागृत भारत का अभ्युदय हुआ। राजनीतिक जागृति, लंबी पराधीनता और शासकों को अपराजय मानने की धारणा ने भारतीयों में आलस्य भर दिया था। पराधीनता को भारतीयों ने अपनी नियति मान लिया था, परंतु 1857 की क्रांति ने भारतीयों के शीतित रक्त को फिर से खौला दिया। क्रांति के बाद भारतीयों को ऐसा महसूस हुआ कि जोर लगाने पर स्वशासन की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। संगठन की प्रेरणा। यद्यपि 1857 की क्रांति को संगठित स्वरूप प्रदान करने की पूर्ण कोशिश की गई थी, तथापि संचार व्यवस्था एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण मनवांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। व्यापक संगठन के अभाव के कारण क्रांति को कुचल दिया गया था, इसलिए इस क्रांति से आगे के क्रांतिकारियों को व्यापक संगठन की प्रेरणा प्राप्त हुई। 1857 ईस्वी की क्रांति से प्रेरणा पाकर ही आगे के वर्षों में अनेक क्रांतिकारी आंदोलनों का संचालन संभव हो सका। एकता की प्रेरणा। 1857 की असफलता का कारण संपूर्ण भारतवासियों तथा अनेक देशी रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों की सहायता की थी।
जिन क्षेत्रों में क्रांति का सूत्रपात हुआ वहां भी सभी वर्गों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। एकता ही राष्ट्रीयता का मूल मंत्र है। इस तथ्य की ओर भारतीयों का ध्यान क्रांति के असफल हो जाने के बाद गया। अब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि एक साथ चलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है और लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त की जा सकती है। स्वतंत्रता आंदोलन को नई दृष्टि। 1857 की क्रांति का जिस निर्ममता के साथ अंग्रेजी सरकार ने दमन किया था, उससे उसका असली चेहरा भारतीयों के सामने उजागर हुआ। अंग्रेजों के क्रूरतापूर्ण व्यवहार को देखने के बाद भारतवासियों ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का संकल्प लिया। इस क्रांति से स्वतंत्रता आंदोलन को भविष्य में एक नई दृष्टि मिली। विद्रोह के बदले असहयोग का मार्ग अपनाया गया, क्योंकि इससे अंग्रेजों को दमनात्मक अत्याचार का अवसर प्राप्त नहीं होता। शासन और शास्त्रास्त्र का नियंत्रण अंग्रेजी सरकार के हाथों में था और किसी भी प्रकार के विद्रोह का गला घोट देने की क्षमता उसमें थी। इसलिए क्रांति के बाद विद्रोह का रास्ता छोड़ने की प्रेरणा मिली। 1857 के विद्रोह का महत्व। ब्रिटिश शासन के लिए 57 का विद्रोह बेहद उपयोगी साबित हुआ। इसने कंपनी के प्रशासन और इसकी सेना में शोचनीय कमियों को उजागर किया, जिसमें उन्होंने तुरंत सुधार किया। कंपनी के शासन प्रशासन के ये दोष विश्व के सम्मुख कभी भी उजागर नहीं हो पाते यदि विद्रोह न होता। भारतीयों के लिए 1857 के विद्रोह ने स्वतंत्रता संघर्ष के पथ को बेहद प्रभावित किया। यह लोगों एवं सिपाहियों की शिकायतों को सबके सामने लेकर आया, जो वस्तुतः सही थी। हालांकि इससे यह भी सिद्ध हुआ कि ब्रिटिश सेना के अत्याधुनिक हथियारों के सामने भारतीयों के हथियार परंपरागत थे और वे ब्रिटिश शासन के सामने टिक नहीं सकते थे। इसके अलावा दोनों ओर से नई हुई नृशंस हिंसा ने भारतीय बुद्धिजीवियों को आघात पहुंचाया, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में हिंसा से दूर रहने में विश्वास करते थे। शिक्षित मध्य वर्ग, जो एक तेजी से बढ़ता वर्ग था, ने हिंसा में विश्वास नहीं किया और एक व्यवस्थापरक तरीके को प्रमुखता दी। लेकिन 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्थानीय प्रतिरोध की परंपरा को स्थापित किया, जिसने स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संघर्ष के मार्ग में सहायता प्रदान की।